So, topic is income from house property. Income from house property. Now, what is the importance of this topic? Out of 5 heads of income, out of 5 heads of income, this is one head. And any treatment with respect to house property will come under house property. Once head house property is attracted, then only provisions of house property will apply. For example, you are a builder. Okay, it is going under business profession. House property provision will not apply. But the time it is house property provision will apply. When builders are also covered by house property, that will discuss. Okay? Again, what provision we have? What is covered under this? Each head, say salary, condition is employer-employee, master-servant relationship. Similarly, house property condition is house and ownership. House and this, it is a house and you are owner of the house. House and owner of the house. Then only house property head is coming. Provisions of house property will apply. Similarly, business profession, business, intention to do business. Sometimes it is a business. Sometimes we have to prove intention is business. Some is clear. Suppose you are doing transportation business, it is business. Banking business, it is business. Manufacturing business, it is business. No need to explain whether it is business or not. But sometimes dispute whether it is business or not. Then we have to prove, okay, whether intention is business or not. Similarly, capital gain, capital asset and transfer. Not covered by first 4 head, then it will go under other sources. Again, coming back to house property. So, house property, house and ownership. Here interesting is, before going into writing part, some basic idea. Topic is simple, interesting, practical life. Real knowledge. समझ गए? रियल नॉलेज क्या है? चलो आंसर दो आप. व्हाट इज रियल नॉलेज? रियल नॉलेज वो है जो आप पढ़ते हो और प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई हो रहा है. फिर से, बहुत कुछ हम लोग पढ़ते हैं, जब प्रैक्टिकल में जाते हैं तो देखते हैं ये तो काम ही नहीं कर रहा है. इसका मतलब आपका नॉलेज रियल नहीं है. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं किताबी. रियल नॉलेज क्या है? बुकिश नॉलेज भी है, टैक्स का नॉलेज भी है, प्लस प्रैक्टिकल लाइफ में आप डील करते हो. समझ गए? वो बोला जाता है रियल नॉलेज. तो आपको रियल नॉलेज चाहिए. जहां डिस्प्यूट होगा उसको ठीक करेंगे. जैसे अभी आप एनपीएस के बारे में पूछ रहे थे, तो ये क्या है? प्रैक्टिकल रियल नॉलेज. तो रियल नॉलेज कब होगा? जब आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिस. प्रैक्टिस का मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, रियल लाइफ प्रैक्टिस. ठीक है ना? प्रैक्टिकल लाइफ में किसी का केस था, आप अप्लाई किए, मिल गया. ठीक है ना? दैट इज नोन एज रियल नॉलेज. तो आपको रियल नॉलेज में जाना है. और रिगार्डिंग टैक्स, इफ यू वांट टू बिकम एक्सपर्ट, you can.
हिंट दे दिए हैं, पहले भी दे दिए हैं, अभी फिर से, ठीक है ना। कोई डाउट कंफ्यूजन होगा पूछना है, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी में हाउस एंड ओनरशिप। अब क्या है हाउस, इंडिया में तो हाउस ही हाउस है। एक एक केस हम लोग लेंगे, फिर हम लोग इसको लिख के डिस्कस करेंगे। पहले जनरल आइडिया, माइंड को पहले रीसेट करना होगा, थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन। यू हैव वन हाउस, आपका सिर्फ एक हाउस है, अपना घर है। अपना घर का मतलब, फिर अपना घर का मतलब है आपके नाम से रजिस्ट्री है। क्या आप घर में रहते हो, घर अपना है, मालिक कौन है, बोले हम तो नहीं है, फादर का नाम है, ये आपका अपना घर है। तो ये इसको बोलते हैं रियल नॉलेज। ब्रदर का घर है, वाइफ का घर है, वाइफ बोला हस्बैंड का घर है, अपना घर है नहीं। लॉ क्या बोलता है, ठीक है। यू आर द ऑनर ऑफ द हाउस, यू आर द ऑनर ऑफ द हाउस एंड यू आर रिसाइडिंग इन द हाउस। आपके नाम से टैक्स पेमेंट होता है, आपके नाम से मकान है। ऑनर किसको बोलेंगे, अगर आप चाहो तो मकान बेच दो, आप ऑनर हो गए। हाँ, आप चाहो जाके रजिस्ट्री कर दो, मकान बिक जाएगा, तो आप ऑनर थे कि नहीं। तब इसको बोलते हैं ऑनर ऑफ द हाउस। फादर के नाम का हाउस है, यू आर नॉट द ऑनर, ठीक है। एक घर आप उसके अंदर रहते हो, वो घर माफ है। माफ का मतलब क्या है, इज इट एग्जेम्प्ट, नो। एनुअल वैल्यू नील, एनुअल वैल्यू मतलब यहां से कोई मेरा इनकम नहीं है, मेरा कोई इनकम नहीं है। लेकिन आप बोले हम तो म्युनिसिपल टैक्स दिए हैं, बोला वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो व्हाट इज एनुअल वैल्यू, यहां पर वर्ड क्या आया, एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू जब भी होगा एक आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस जीएवी। व्हाट इज जीएवी, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक घर जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है, उसका एनुअल वैल्यू नील है। अगेन यू हैव ओनली वन हाउस बट यू हैव लेट आउट, आप अपना घर भाड़ा में लगा दिए। बोला खुद कहां रहता है, वेयर ही रिसाइड्स, बोला फादर के घर में, ब्रदर के घर में, सिस्टर के घर में, टेनेंसी में है कहीं, पॉसिबल। यू हैव इनकम फ्रॉम हाउस, इट विल बी टैक्स्ड। अगर आपका एक घर है वो भी आप भाड़ा में लगा दिए, आपका इनकम है, टैक्स लगेगा। केस क्लियर। सेकेंड, यू हैव टू हाउस, आपका दो घर है, एक घर में रहते हैं और एक घर है वो खाली है, ताला बंद है, पॉसिबल, अंडर लॉक। यू रिसाइड इन वन हाउस एंड अनदर हाउस इज अंडर लॉक, अदर हाउस अंडर लॉक, उसका क्या कोई टैक्सेशन होगा, तो यहां पर इंटरेस्टिंग है, नहीं। पहले आज से 4 साल पहले सिस्टम था खाली एक घर का एनुअल वैल्यू नील होगा, और अदर इवन इफ टेनेंट इज नॉट देयर इट विल बी डीम्ड लेट आउट। बट प्रोविजन चेंज्ड, बोला ठीक है आप 2 घर रख सकते हो। कितना घर,
So up to 2 house you can claim annual value nil. तो दोनों हाउस को मिला के कैलकुलेशन करेंगे ना, दोनों अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे? अलग अलग करेंगे, सेपरेट. हाउस 1 सेपरेट कैलकुलेशन, हाउस 2 separate calculation. But if you have let out and you have income, then it will be charged to tax. अगर आप let out कर दिए और अगर इनकम होता है तो चार्ज टू टैक्स. ठीक है. आपके पास 3 हाउस है, 2 माफ, एक टेनेंट है तब भी टैक्स होगा, नहीं है तो भी टैक्स होगा. तो नहीं है तो भी टैक्स होगा. दैट आंसर इज डीम्ड लेट आउट. दैट आंसर इज डीम्ड लेट आउट. ओके. नाउ वी आर कमिंग बैक टू व्हाट इज द प्रेजेंटेशन, हाउ टू प्रोसीड. कैसे लिखते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसका सिस्टम क्या है. एक एक वर्ड का मीनिंग समझना होगा. इंटरेस्टिंग, अगर आपको मालूम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं है. हाउस, एक मड हाउस बना लिया, मट्टी से बना लिया, ऊपर में लकड़ी उकड़ी रख दिया, बोला हो गया हाउस. इज इट अ हाउस? यस, हाउस इज हाउस. अब देखो आप लोग क्या आंसर दिए. नो क्यों बोले? आप लोग मेरे स्टाइल से आप लोग नो बोल दिए कि सर ऐसे घुमा के पूछ रहे तो नो होगा. ऐसा नहीं. लॉ है, लॉ है. ये क्वेश्चन है, उसका आंसर ये होगा. तो हाउस मे बी ऑफ मड, हाउस मे बी ऑफ स्टोन, हाउस मे बी ऑफ वुडन. हाउस किस क्लियर? वो घर है. नाउ शॉप, दुकान, क्या वो घर है? नहीं. बहुत कोई दुकान में रहता है, तो क्या घर बन गया? नहीं. बहुत कोई घर में दुकान चलाता है, पॉसिबल, तो क्या वो दुकान हो गया? नहीं. हाउस है, शॉप. Clear? So you have to check the status whether it is a house or it is a shop. शॉप बोलने से कमर्शियल हो गया, शॉप बोलने से कमर्शियल हो गया. ठीक है. नाउ से यू कीप पेइंग गेस्ट. पॉसिबल, बहुत कोई पेइंग गेस्ट रखता है. सपोज एक आदमी 2 पेइंग गेस्ट रखा, दोनों से 10-10 हजार रुपया मिलता है, 20 हजार रुपया. ठीक है. 20,000. So this 20,000 will come under house property or business profession or other sources, taxable, not taxable, क्या होगा? एक है हाउस प्रॉपर्टी, एक बोला अदर सोर्सेज. हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, सबका गलत. ये जाएगा बिजनेस प्रोफेशन में, ये जाएगा. अब एग्जाम में सपोज ये क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का, लेकिन आप आंसर कैसे दोगे? ठीक है. ये सबका एक ही आंसर है, प्रेजेंट. मालूम कैसे चलेगा? सपोज ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप आराम से लिख दोगे. और जो एब्सेंट है वो क्या करेगा? वही हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, यही सब चलेगा. ठीक है. नाउ सो हाउस प्रॉपर्टी, इसका प्रेजेंटेशन क्या है? ठीक है. राइट डाउन. Income from HP.
First we do gross annual value. Gross annual value less municipal tax paid. ध्यान से वर्ड इज पेड. ठीक है. देन इज एनुअल वैल्यू. Annual value. From annual value again we do less. Under section 24A, statutory deduction. %30 of annual value. This is annual value, this is gross annual value. Annual value. Under section 24B, interest on housing loan. Interest on housing loan. This is taxable income from house property. Taxable income from house property. ठीक है. This point is clear. ठीक है. तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अब ध्यान देना है. द फर्स्ट वर्ड इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, देन म्युनिसिपल टैक्स पेड, देन एनुअल वैल्यू, देन डिडक्शन 24A 24B, then finally income from house property, taxable. For each and every house you have to calculate separately. Each and every house you have to calculate separately. Now here, if our GAV is right, अगर हम लोग का ग्रॉस एनुअल वैल्यू सही है तभी हम लोग का बाकी सही होगा. अगर GAV रॉन्ग हो गया तो पूरा मेहनत बेकार, जीरो. एक बार में जीरो, सब डेटा ही जीरो, खराब हो गया. क्लियर. सो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. इसमें फिर से वी हैव डिस्कस्ड एनुअल वैल्यू नील, सेल्फ ऑक्युपाइड 1 हाउस एनुअल वैल्यू नील, सेल्फ ऑक्युपाइड 2 हाउस एनुअल वैल्यू नील. जब एनुअल वैल्यू नील है, GAV कैलकुलेट करेंगे नहीं, म्युनिसिपल टैक्स लेंगे नहीं, लेकिन बाद वाला है. अब अगर एनुअल वैल्यू नील है तो 30% भी क्या होगा, वो भी जीरो. इंटरेस्ट बच गया. ठीक है. यहां पर इंटरेस्टिंग है, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड इज 2 लाख. हाउ मच? और अब ध्यान से, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अलाउड 2 लाख, बट हाउस लोन इंटरेस्ट शुड बी मैच्ड. हाउस 1 के लिए लोन लिए, अब पैसा यूज किया हाउस 2 में, हाउस 1 में मिलेगा नहीं. आई थिंक गॉट इट. जेन्युइन होना चाहिए ना. आप जिसका कैलकुलेट कर रहे हो उसी का होना चाहिए. आप लोन फ्रेंड से लिए, किससे लिए? फ्रेंड से लिए.
लोन लिए, इंटरेस्ट दे रहे हैं हाउस के लिए, डिडक्शन मिलेगा? आंसर क्या? आंसर है नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या कर दिया वो लोग, प्रॉपर वे लोन लेना होगा। प्रॉपर वे, प्रॉपर वे क्या है? लोन है, माने हाउसिंग बैंक्स है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, क्लियर? एनबीएफसी तक आपको अलाउ कर देगा, क्लियर? बट ये प्राइवेट लोन, फैमिली लोन, ये सब नहीं चलेगा। तो ये क्या है? ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, समझ गए? इसमें बोला इंटरेस्ट हाउसिंग लोन मिलेगा, लॉ में नहीं लिखा है ठीक से, ठीक है? तो अब क्या है? प्रॉपर वे, बोलो। सर ये जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में 2 लाख तक, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में 2 लाख तक मिलता है, लेट आउट का कोई लिमिट नहीं है। कितना होगा? बड़ा बड़ा घर होता है, 10-10 लाख रुपया रेंट होता है। ये सब सुनते हैं ना, मुंबई सब में फिल्म स्टार लोग कितना 10 लाख रुपया भाड़ा है लेके रहता है, वो भी लोन है, ठीक है? क्या मिलेगा? आंसर है मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्लियर? इट इज अलाउड। फिर से, सो टैक्सेबल इनकम, क्लियर? अगेन, the first word is gross annual value. So we'll discuss, calculate, again we'll discuss, then disputes will come, again we'll discuss, and in the process we will learn, ठीक है? Now the first word is gross annual value. Gross annual value. Now once under control, then we'll discuss sections, ठीक है ना? बाद में हम लोग sections में जाएंगे. So under house property, here interesting is, write down section 22 to section 27, बस। स्टार्ट इज सेक्शन 22, एंड इज 27, इसी के अंदर में हाउस प्रॉपर्टी है। सैलरी का सेक्शन क्या है? 15, 16, 17 खत्म। हाउस प्रॉपर्टी 22 to 27। बिजनेस प्रोफेशन 28 to 55, नो 28 to 44। कैपिटल गेन 45 to 55, अदर सोर्स 56 to 59। मैंने लास्ट में आपको इस पोजीशन में रहना होगा। मगअप, एक होता है मगअप करना और एक होता है समझना। 1 2 तो सबको आता है, 1 2 ही तो है। ये क्या है? 22, 27 क्या है? लेकिन जब आप मीनिंग जानोगे ना तो इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। हाउ टू मैक्सिमाइज मार्क्स, नंबर कैसे आएगा? नंबर आएगा सेक्शन प्रोविजन। जनरल आंसर से नंबर नहीं आता है, समझ गए? वो जनरल नंबर आएगा। लेकिन आप जब ऐसा सोचो, आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछे और वो आपको बोल दिया अंडर सेक्शन दिस, ये वाला प्रोविजन है, तो आपके माइंड में क्या आएगा? अच्छा नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज है, ऐसे बोलते हैं ना। और एक हवा में बोला हाँ वो लगेगा नहीं लगेगा, अंतर है, ठीक है? अगेन चलो, तो सेक्शन 22 टू सेक्शन 27, क्लियर? ये पूरा सेटिंग का है। मैंने आप जब प्रॉपर वे कर लोगे ना
तो एकदम सेक्शन 1 से सेक्शन 298 तक कितना एकदम इनकम टैक्स का आप बोलते जाओगे एक एक करके, समझ गए। 298 तो डायरेक्ट है, उसके बाद सब में सब सेक्शन घुसा हुआ है, तो सब मिला के अप्रॉक्स सेक्शन सब सेक्शन आप करोगे, मान के चलो करीब 1200, कितना 1200 से 1500 के बीच में है। आपको रेडी रहना है एकदम, कम से कम सेक्शन सब सेक्शन लेके एटलीस्ट 300 एटलीस्ट, और वो भी हम लोग एक दिन लास्ट डे, ठीक है ना, आप लोग को टाइम दिया जाएगा, एकदम रेडी होके आओ, हम लोग पूरा लिख के एकदम गिनती करके सेक्शन सब सेक्शन करेंगे, ठीक है ना। अगर उस दिन आप कर लिए तो काम हो गया, एकदम सब मालूम है, फिर जो पूछना है पूछो, ठीक है। अगेन, सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, annual means 12 month, yes, as per income tax we have 4 words, 4 वर्ड है हम लोग के पास। वन इज फेयर रेंट, वन इज म्युनिसिपल वैल्यू, one is standard rent, one more is actual rent. Fair rent, municipal value, standard rent, actual rent. Now थोड़ा सा और आप लोग को अलर्ट, ठीक है ना। तो नॉलेज एक होता है बीकॉम वाला नॉलेज और एक होता है प्रोफेशनल वाला नॉलेज, ठीक है। सपोज जो नॉलेज आपका है बीकॉम पास में, बीकॉम में सपोज आप बोले 70% मार्क्स आया, कितना, सेम नॉलेज लेके जब आप प्रोफेशनल एग्जाम से सीए का एग्जाम आप जब दोगे तो 70 जो है वो 17 हो जाएगा, समझ गए। मैंने आपको अलर्ट दे गए, मैंने डोंट बी इन मैंने मिसकंसेप्शन, तो अलर्ट रहना है, ठीक है। प्रोफेशनल सीए एग्जाम वगैरह में एक्सक्यूज नहीं है, माफी नहीं है, ठीक है। और जो लोग कॉपी चेक करता है सब नॉलेजेबल पर्सन है और उसके पीछे में इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। मतलब है ना, खाली पेज पलट दिया, पेज काउंट कर लिया, ठीक है, सब नहीं चलता है। आपके आंसर का एक एक लाइन को रीड किया जाता है, ठीक है। अभी और भी स्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है, और भी स्ट्रिक्ट कर दिया। स्ट्रिक्ट इन द सेंस अब हर चीज रिकॉर्डिंग में चला गया, समझ गए। जो कॉपी चेक होता है वो भी अंडर रिकॉर्ड है। आप चेक किए, एक कॉपी में कितना टाइम दिए, कितना मार्क्स दिए, पेज पलटे, देखे, नंबर लिखे, समझ गए। हम आप लोग को अलर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। So total things mechanized. अब वो मैनुअल चेकिंग सब हट रहा है, अभी सब सिस्टम से चेक होता है, समझ गए। तो आंसर एक ही है, अलर्ट, समझ गए। फिजिकल आप लोग एग्जाम फिजिकल देते हो, बट मार्क्स सिस्टम से मिलता है, समझ गए। माने उसको स्कैन करके कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब सोचो ऑल इंडिया का पेपर स्कैन कन्वर्ट, सोचो क्या हाल है, ठीक है ना।
तो ये सब समझने का है। और आप लोग जो फीस देते हो उसका मेजर पोर्शन इवैल्यूएशन में चला जाता है पैसा। समझ गए? माने आप इसको हाईएस्ट पेड भी कर दोगे तो कोई बड़ा बात नहीं है। समझ गए? जो चेक होता है ना सब, तो उसका तो इसलिए एकदम बट कंडीशन है, कोई एक्सक्यूज नहीं। जैसे स्टूडेंट को एक्सक्यूज नहीं है, एग्जामिनर को भी कोई एक्सक्यूज नहीं। माने आप लोग को अलर्ट है कि माने कोई अल्टरनेटिव वे नहीं है एक्सेप्ट स्टडी, और स्टडी करो, एक बार में काम हो जाएगा। ठीक है, चलो वापस। तो फेयर रेंट, व्हाट इज फेयर रेंट? कोई भी फ्लैट, कोई भी घर, उसका क्या भाड़ा होना चाहिए वो किस पे डिपेंड करेगा? किस एरिया में है, किस तरह का बिल्डिंग है, कैसा मकान है, कैसा सोसाइटी है, ऐसे ही है ना। विलेज में है, अर्बन में है, सेमी अर्बन में है, कहां पर घर है, मकान है, उस एरिया का क्या रेट चल रहा है? आंसर क्या निकला? डिस्प्यूट। आंसर क्या निकला? डिस्प्यूट। प्रैक्टिकल लाइफ, एक फ्लैट का रेंट कितना है? बोला 30,000। बगल वाला में पूछे कितना में रहता, बोलता है 300 रुपया। क्या कोर्ट केस चल रहा है? पॉसिबल और नो? अब तो व्हाट इज राइट, व्हाट इज? फिर हम लोग का लॉ स्पेशल है। 20,000 रुपया रेंट देता है, बोला मेरा भी कोर्ट केस चल रहा है। 300 रुपया रेंट देता है, मेरा भी कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट में गया लड़ाई करने, 20,000 रुपया रेंट देता है, उसको बोला कम रेंट है। 300 रुपया वाला डिसीजन आया, बोला ज्यादा रेंट है। कोर्ट का डिसीजन, क्या समझे? कोर्ट का डिसीजन 300 रुपया ज्यादा है और 20,000 रुपया कम है। तो अब क्या है, जो नॉर्मल आदमी है उसका माथा काम करेगा? बोला कोर्ट का डिसीजन है, सेम कोर्ट का डिसीजन, सेम। ये होता है रियल नॉलेज। कैसे समझे? तो अब क्या चक्कर है, ऐसा वैसा बहुत कुछ है। गॉट माई पॉइंट? लास्ट में ये सब जितना केसेस है ना, इसका आंसर आपको कैसे खोजना है? दिस इज इंडिया। इंडिया में सब पॉसिबल है, इंडिया में सब। केस क्लियर? अगेन, सो फेयर रेंट, तो फेयर रेंट है उस एरिया में क्या रेंट होना चाहिए, इस तरह का मकान का। आंसर है डिस्प्यूट। क्वेश्चन में जो बोलेगा मान लेना है। क्लियर? सेकेंड इज म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल, घर आपका है, आप टैक्स देते हो, रिसीट है, उसमें लिखा हुआ है एनुअल वैल्यू, उसमें लिखा हुआ है। अब क्या है, फेयर रेंट है 25,000 रुपया महीना, वहां लिख रहा है एनुअल वैल्यू 5,000 रुपया। कितना? म्युनिसिपल टैक्स में कितना लिखा हुआ है? एनुअल वैल्यू 5,000 रुपया। और इधर 25,000 रुपया पर मंथ, मतलब 3 लाख रुपया। और इधर में कितना है? समझ गए? कोई बात नहीं, आप मैंने ये सब टेंशन नहीं लेना है। ये रियल नॉलेज हुआ। प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चन में बोलेगा 3 लाख, 2 लाख 80, 3 लाख 10, यही सब देता है। तो जो एग्जाम है ना, ये इजी है, प्रैक्टिकल लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। समझ गए?
प्रैक्टिकल लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड किस लिए है? आप लोग को मालूम है लास्ट में क्या होता है? डिस्प्यूट होता है, कोर्ट केस होता है। तो लोअर कोर्ट बोला गलत है, थोड़ा ऊपर गया बोला नहीं सही है। ये सब सुनते हैं। तो क्या है, कोर्ट को ही नहीं मालूम है क्या करना है, तो जनरल पब्लिक क्या करेगा? ठीक है, मतलब आपके लिए क्या सजेशन है? एकदम कूल माइंड से पढ़ाई करना है, टेंशन नहीं, ऐसा ही चलता है। ठीक है, मैंने हिंट दे रहे हैं, मैंने एकदम आराम से। तो म्युनिसिपल वैल्यू एज पर म्युनिसिपल रिकॉर्ड, मैंने ये कहां से आता है? म्युनिसिपैलिटी का आपके पास, आप मालिक हो, तो आप मालिक कैसे बोलोगे? आप मालिक हो, आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में है, रजिस्ट्री से मालिक नहीं हुए। एक फ्लैट है, आप गए रजिस्ट्री करा लिए, वो गया वो भी रजिस्ट्री करा लिया, एक आदमी दो आदमी को बेच दिया। इंडिया है, दोनों के पास ओरिजिनल डीड है। गलत कौन किया? लेने वाला क्या सही है? वो बोला हम तो सीधा साधा आदमी है, पैसा दिया सामान लिया। इज इट राइट? नहीं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो जाओ, इंक्वायरी करो, पूरा चेक करो, पूरा मार्केट रिसर्च, सब आपका ड्यूटी है ना, कि बेचने वाला का ड्यूटी है? उसका ड्यूटी है ना। वो तो गलत किया। प्रॉब्लम कब होता है? वो गलत किया एकदम, तो उसको क्या सजा होगा? जेल। लेकिन दोनों को बेचने के बाद वो ऊपर चला गया, अब पकड़ के लाओ, जेल करो उसको। समझ गए? अब दोनों मिलके लड़ रहा है कोर्ट में, दोनों मिलके। ठीक है, अभी एक केस आया, लैंडलॉर्ड क्या किया? जो जमीन का मालिक था, बैंक से लोन लिया, बैंक से घर के अगेंस्ट में, घर के अगेंस्ट में। इसको बोला जाता है लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, और उसके बाद क्या किया? तो ओरिजिनल डीड तो बैंक लेके चला गया, कोर्ट से सर्टिफाइड डीड मिलता है, कोर्ट से पेपर में एक ऐड दे दिया, मेरा ओरिजिनल डीड गायब हो गया, ओरिजिनल डीड, और एक आदमी को घर बेच दिया। ऐसा सोचो, घर का अगेंस्ट में लोन 30 लाख रुपए ले लिया, और उसके बाद 40 लाख में घर भी बेच दिया। समझ गए? बैंक को पता चला ऐसा केस है, बैंक एक्शन लिया, जब मेरा पास है तो बिका कैसे? विदाउट माई क्लियरिंग अकाउंट हाउ दे कैन सेल? और जो प्रॉपर्टी लिया वो भी फंस गया। बैंक क्या किया? आके सब में ताला मार दिया, सीज कर दिया, कोर्ट से ऑर्डर ले आया। जो ऑनर था, ज्यादा एज नहीं है उसका, 40 इयर्स, समझ गए? उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। और जो बायर था वो बोका बन गया। समझ गए? उसको भी पोजीशन नहीं मिला, इधर बैंक ताला मार दिया, आदमी अंदर। अब होगा क्या? समझ गए? ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग को अलर्ट करने के लिए है। जनरली ये सब नहीं होता है, लेकिन जिसके साथ हो गया उसका तो पोजीशन खराब हो गया ना, राइट? उसका पोजीशन खराब हो गया। तो
ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इससे आपको नॉलेज क्या देना है, जब भी आप कोई डील करो, जिसके साथ आपका डीलिंग हो रहा है, पहले चेक करो पर्सन इज राइट और नॉट। क्या समझे? कागज पेपर्स बाद में, पहले पर्सन राइट और नॉट। पेपर सब ठीक है, आदमी सही नहीं है तो कुछ भी मैनेज कर लेगा। समझ गए? इसमें क्या हुआ, सब गड़बड़ हो गया, केस खराब पूरा। माने सब केसेज, ये सब क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ, रियल नॉलेज। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू? ठीक है, म्युनिसिपल में वैल्यू में जो आपके रिकॉर्ड में नजर आ रहा है। ठीक है, और प्रॉपर्टी परचेस में कभी भी हड़बड़ी नहीं करना है, कभी भी। फंसता क्यों है? लालच में। इसमें समझ गए? मैंने लालच क्या है? 50 लाख रुपया का चीज है, आपको 20 लाख में मिल रहा है, आप भी बोले चुपचाप ले लो, किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। माल गायब हो गया, किसी को मालूम नहीं चला। समझ गए? हम आपको हिंट दे रहे हैं, ठीक है ना? ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन है। फंसता कहां है? तो उससे अच्छा है ना थोड़ा नोन रहे, आप बच जाओगे। ठीक है ना? मैंने ज्यादा सेक्रेट में आप खुद फंस रहे हो। समझ गए? ये सब मैंने इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अलर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो फेयर रेंट मीनिंग क्लियर, म्युनिसिपल वैल्यू मीनिंग क्लियर। चलो, स्टैंडर्ड रेंट, लैंडलॉर्ड टेनेंट का डिस्प्यूट होता है। टेनेंट बोला 10,000 रुपया महीना, टेनेंट बोला 100 रुपया महीना। डिस्प्यूट, टेनेंट 50 साल से वहीं पर है, 100 रुपया में ही। लैंडलॉर्ड बोलता है अभी कम से कम 50,000 रुपया महीना है, 10,000 तो दो। बोलता है नहीं देंगे, 100 रुपया भी ज्यादा है। डिस्प्यूट, लैंडलॉर्ड बोला हम रेंट नहीं लेंगे। क्या बोला? तो टेनेंट को रेंट देना होगा या नहीं देना होगा? नहीं लेगा तो कैसे दे? नहीं लेगा तो भी देना होगा। अब कैसे देगा? तो उसका सॉल्यूशन है आपको जाके गवर्नमेंट के वहां जमा करना होगा। क्या करना होगा? गवर्नमेंट के वहां जमा करना होगा। तो गवर्नमेंट के वहां पे पहले आप, अब कैसे दोगे? पैसा तो डायरेक्ट ले नहीं रहा है, आप कैसे दोगे? तब क्या सिस्टम होता है? पोस्टल से दे दोगे। किससे? रिजेक्ट किया, उसको लेके कोर्ट में जाओगे, बोलोगे ऐसा ऐसा बात है, तो वहां पर बोलेगा ठीक है गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कर दो, और अब आप रेगुलर वहां जमा करो, गवर्नमेंट में जमा करो। ठीक है? तो गवर्नमेंट का क्या है? करोड्स एंड करोड्स ऑफ इनकम इस तरह से है, सब पैसा गवर्नमेंट के वहां जमा है। फिर लास्ट में लैंडलॉर्ड टेनेंट का डिस्प्यूट, कोर्ट में लड़ाई करते रहो, कोर्ट में लड़ाई करते रहो अपना आराम से। गवर्नमेंट पैसा ले रहा है, घर आपका, भाड़ा उसका। समझ गए? इंडिया का जो कोर्ट में केस चल रहा है ना, 95% केस बिना मतलब का है, मीनिंगलेस जिसको बोलते हैं। इंडिया का 95% केस मीनिंगलेस है, बस चल रहा है ड्यू टू माने लॉ। क्यों केस चल रहा है? लॉ के कारण केस चल रहा है।
हम लोग का लॉ ही ऐसा है, लॉ ही ऐसा है, माने सॉल्यूशन के जगह वो डिस्प्यूट को बढ़ा देता है। समझ गए? चलो वापस। तो स्टैंडर्ड रेंट मीनिंग समझ में आया? तो लैंडलॉर्ड अगर पैसा नहीं ले रहा है तो टेनेंट को देना होगा कि नहीं? कैसे देगा? पोस्ट से भेजेगा। नहीं लिया, अब क्या इसमें और भी लॉ है, पूरा तो लॉ वाला नहीं समझाएंगे, पूरा लॉ है। लास्ट में डिस्प्यूट कोर्ट में जाएगा, पैसा नहीं लेता है तो गवर्नमेंट बोलेगा रेंट कंट्रोल में जमा कर दो। क्लियर? तो एक वर्ड होता है स्टैंडर्ड रेंट। अब क्या है, गवर्नमेंट का भी अपना कुछ सिस्टम है। जैसे डिस्प्यूट हुआ 100 रुपया 10,000, तो लास्ट में लैंडलॉर्ड टेनेंट गवर्नमेंट को ही बोला कि भाई सेट करो क्या रेंट होना चाहिए। बोला अच्छा 3,000 रुपये महीना। ये क्या हुआ? स्टैंडर्ड। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड। क्लियर? देन कम्स एक्चुअल रेंट। नाउ बिफोर एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट ऑल इंडिया में सब जगह नहीं है, सब जगह रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। मेजर टाउन सिटीज में है, छोटा मोटा जगह पर ये सब नहीं, तो वहां पे डायरेक्ट कोर्ट सिस्टम है। ठीक है? रेंट कंट्रोल नहीं। देन कम्स एक्चुअल रेंट। एक्चुअल, एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? नाउ हाउ टू कंप्यूट जीएवी? हाउ टू कंप्यूट? अब यहां पर ध्यान रखना है रिगार्डिंग हाउस प्रॉपर्टी। वन इज deemed let out. One is let out. Deemed let out and let out. Deemed let out as already discussed, up to 2 house self occupied possible. More than 2 house, फिर लेट आउट है या नहीं भी है तो भी मान लेंगे, तो उसको बोलते हैं डीम्ड लेट आउट। डीम्ड लेट आउट यू हैव फेयर वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट। 3 चीज पॉसिबल है। लेट आउट में फेयर वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। लेट आउट होगा तभी तो एक्चुअल आएगा। क्लियर? सो regarding this gross annual value, we have to choose from, in case of deemed let out, first 3, actual let out 4. ठीक है? Now fair value, we are saying fair value, municipal value, standard rent, right? तो हम लोग शॉर्टकट में भी लिखेंगे तो हो जाएगा अब। ठीक है? नाउ हाउ टू कंप्यूट जीएवी? हाउ टू कंप्यूट जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू? Deemed let out.
में क्या क्या है हम लोग का? फेयर वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, दे विल गिव यू द वैल्यू, ध्यान रखना है 12 मंथ, कितना? 12 मंथ, ये दोनों देगा, दोनों में से हायर लेंगे, जो भी वैल्यू देगा हायर। हायर को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, हायर विल कंपेयर विथ, तो हायर जो भी एक होगा कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड, आंसर इसका मतलब क्या हो गया? कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, कैन नॉट एक्सीड, ये हुआ डिम्ड लेट आउट। एक्चुअल लेट आउट, एक्चुअल, फेयर वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। फिर से हायर, लोअर, यहां तक हो चुका है। अब लोअर को कंपेयर करेंगे हम लोग किससे? एक्चुअल रेंट से, फिर हायर, फिर ठीक है। चलो आप लोग के पास नोट्स है, ठीक है, डायरेक्ट आप लोग देखिए पेज नंबर 2 में एक इलस्ट्रेशन है, उसको चेक कीजिए। नो, म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? आपका घर है, आप म्युनिसिपल टैक्स देते हो, उसका कागज है, उसमें देखना लिखा हुआ है म्युनिसिपल वैल्यू, बस सिंपल, ठीक है। वो सब माथा मत लगाओ, समझे ना, ये सब ऐसा है ना, ये सब सब डिस्प्यूटेड है, ये सब डिस्प्यूटेड इसलिए हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब मूव करोगे ना तो आपका माथा घूमने लगेगा, ये सब केसेस है, समझ गए। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, चलो समझो आप लोग एग्जाम्पल। इतना बड़ा लैंड है, घर मकान सब बना हुआ है, इसका टैक्स लगता है 100 रुपया, कितना? आप ये कॉर्नर एक परचेज किए, ये कॉर्नर, चलो आप लोग सब मिलके बोलो इसका टैक्स कितना होना चाहिए अंदाज? पूरा का टैक्स है 100 रुपया, ये लेके कॉर्नर वाला लेके पूरा, वहां से आप एक परचेज किए एक कॉर्नर का, इसका टैक्स कितना होना चाहिए? 100 से कम होना चाहिए, 10 रुपया होना चाहिए, 5 रुपया होना चाहिए, 15 रुपया होना चाहिए। इसका टैक्स है 500 रुपया। अब आप माथा लगाओ कैसे हुआ, क्या समझे? अब माथा लगाओ कैसे हुआ। इसको बोलते हैं इंडिया, क्या समझे? फिर आपके बगल में एक परचेज किया, आपके बगल में एक परचेज किया, आपके बाद परचेज किया, इसका जब वैल्यूएशन हुआ तो इसको बोला 50 रुपया, कितना हुआ? अब आप माथा लगाओ, पहले माथा लगा के कुछ आइडिया लगा के माथा लगाए, फिर लगाओ माथा। तो इस सब का आंसर क्या है? इंडिया, समझ गए? और इस सब के अंदर में क्या मिलेगा?
500 क्यों हुआ, 50 क्यों हुआ? इसका नाम है करप्शन, इसका नाम है 500 क्यों हुआ, ये पैसा नहीं दिया। 50 क्यों हुआ, बुद्धिमान आदमी था, पहले ही जाके पहुंचा दिया मांगने के पहले। अब समझ गए? समझ गए? तो 500 वाला क्या किया, बोला कैश कर देंगे, पता चला और फंस गया। 500 था ना, केस करने के बाद हो गया 800। बोला ये क्या हो गया? समझ गए? तो ये सब ऐसा केस है ना, ये सब में झमेला में नहीं पड़ना है। ओके? बहुत लोग गलती से कोर्ट में केस कर देता है ना, कर दिया, 2-3 साल केस चल रहा है, कुछ डिसीजन नहीं हो रहा है, तो लास्ट में बोलता है गलती हो गया, हम जा रहा है घर, हमको केस नहीं करना है, हम वापस कर रहा है केस। समझ गए? कितना लोग कोर्ट में केस करता है, 5 साल बाद भाग जाता है, जाना ही बंद कर देता है, वकील को फीस भी देना बंद कर दिया, अपने भी जाना बंद कर दिया। क्यों? बोला कहां फंस गए हम। केस समझे? ये सब क्या है, मैंने हम आप लोग को कम आउट करना चाह रहे हैं। मैंने आप जब ये सब सीख जाओगे ना, तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। तो आपको डिस्प्यूट में नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला बस उसका आंसर दे देना है। क्या समझे? बस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये क्या है रियल में, तब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ये सब केसेस है, ये सब केसेस है। समझ गए? चलो, तो एक्चुअल लेट आउट, और ये समझ में आया? चलो, मिस्टर ए, म्युनिसिपल वैल्यू हाउ मच? 2 लाख। फेयर रेंट 2,80,000 एंड स्टैंडर्ड रेंट, तो दोनों में क्या है, हायर। आंसर क्या होगा? ऐसा नहीं नॉट एप्लीकेबल तो बोल दिए नील, ऐसा नहीं, नील एंड नॉट अंतर है। तो 2,80,000। चलो बी का केस लिए, हाउ मच? 2,60,000। फेयर रेंट 2,80,000 स्टैंडर्ड रेंट, इसमें कितना आया 280, इसमें सी में 2,60,000, 2,80,000, एनीवे फाइनली कितना हुआ? मीनिंग क्लियर, एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला। क्लियर? इसमें मिसिंग है एक एक्चुअल रेंट, दैट विल बी पॉसिबल फॉर लेट आउट। लिखिए लेट आउट। चलो आप लोग को एक सिचुएशन देते हैं हम। चलो 6 सिचुएशंस। कंप्यूट GAV। So municipal value, fair rent, standard rent, actual rent. You have to write down GAV. ठीक है? Now 1 lakh, 120,
150, 180, 1 lakh, 120, 150, 180, 1 lakh, 120, 150, 180, 1 lakh, 120, 150, 180. चलिए फिर से 1 लाख, 120, 150, 180, 1 lakh, 120, 150. 6 situations. This more or less meaning will be clear. चलो, give me what is GAV for let out. All 6 complete it, then you have to answer. चलो बोलो, first one. So 180. So 120, 1 lakh, 120, 120, 150 compare. 120, 180, 180 higher. Chalo. Then 1 lakh 50. Good. Then 1 lakh 20. Then 1 lakh 50. Then 1 lakh. Then 1 lakh. समझ में आ गया? ठीक है? Clear? But here what happened? This was very simple. In this, some technical. One word is vacancy, and one word is unrealized rent. Vacancy and unrealized. तो vacancy allowance. Vacancy allowance मतलब टेनेंट नहीं था. Vacancy allowance means टेनेंट नहीं था. अनरियलाइज्ड रेंट, टेनेंट था लेकिन रेंट नहीं दिया. दोनों अलग मीनिंग है. ठीक है? तो वैकेंसी अलायंस का मतलब टेनेंट नहीं था. अब ध्यान से, भाड़ा में ही नहीं दिया. कैन वी से वैकेंसी? नहीं. लेट आउट है, नाम लिखा है, खाली है, भाड़ा खोज रहा है लेकिन है नहीं. दैट इज वैकेंसी. और टेनेंट है लेकिन दिया नहीं. ठीक है? तब क्या बोलेंगे? अनरियलाइज्ड रेंट. क्वेश्चन में दोनों हो सकता है. वैकेंसी अलायंस 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, 11 month, नो प्रॉब्लम. आप बोले 12 month वैकेंट, 12 month, तब क्वेश्चन मार्क है. वेदर यू वांट टू लेट आउट और नो. मीनिंग क्लियर? 12 month वैकेंट मीन्स वेदर यू वांट टू लेट आउट और नो. तो अगर 12 month वैकेंट है तो वैकेंसी अलायंस नहीं मिलेगा. इफ इट इज 12 month वैकेंट देन वैकेंसी अलायंस नॉट अवेलेबल. मीनिंग क्लियर? समझ गए? इसको लेके डिस्प्यूट है, लेकिन एक केस लॉ है
केस लॉ का नाम है महमूदाबाद प्रॉपर्टीज, 12 month vacant. Then question is whether you want to let out or no. Clear? Again, unrealized rent means tenant is there but not paid the rent. ठीक है? Again, अब देखो, अगर ये दोनों भी है तब कैलकुलेशन कैसे होगा? ध्यान से, if both vacancy and unrealized rent, एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, तो अब क्या ये कंप्लीट पिक्चर हो जाएगा. ठीक है, सी फिर से कैलकुलेट करते हैं हम लोग. ठीक है, तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट. एक्चुअल रेंट ऑफ 12 months less unrealized rent less. So these two higher, these two lower, these two higher. अब ध्यान से, if in question there is unrealized rent, suppose our previous year is 24-25, तो 24-25 का अनरियलाइज रेंट, ये नहीं कि 2021 का, नो, 24-25 का अनरियलाइज रेंट यहां से माइनस कर दो. ठीक है, तो ये क्या निकला? नहीं. ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे? हायर के बाद, ठीक है, आफ्टर हायर लेस वैकेंसी अलाउंस, वैकेंसी अलाउंस. Based on actual rent, based on, ये ध्यान से, 5 महीना अगर खाली है और एक्चुअल 10,000 है तो 5-7,000. अगर 10,000 रुपया है तो 50,000, 5,000 रुपया है तो 25,000. ठीक है, ये जो आया दिस इज GAV. Once our GAV is over, क्या करेंगे? लेस म्युनिसिपल टैक्स. ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर. जैसे ये हुआ, हम लोग का क्या निकल गया? GAV. GAV के बाद क्या करेंगे? लेस म्युनिसिपल टैक्स, AV. AV के बाद दो डिडक्शन है, एक है 24A 30%. ये इंटरेस्टिंग है. सपोज आपका एनुअल वैल्यू है 10 लाख, 30% कितना हुआ? 3 लाख. ये 3 लाख आप क्लेम कर सकते हो. खर्च करो नहीं करो, ये बोलता है मेंटेनेंस, ये वो बहुत सा खर्चा है, आप 30% माइनस कर लो. खर्च करो तब भी, नहीं करो तब भी. लेकिन अगर रिपेयर आप करो नहीं करो, ज्यादा करो कम करो, जो करो मिलेगा 30%. आज से 20 साल पहले डिडक्शन 10 तरह का होता था. कितना तरह का? 10 को
8 किया, 4 किया, अभी खाली ये जो था ना, जो 30% है, किसी जमाना में 1/6, फिर 1/5, 1/4, 1/3, अभी 30%। एनीवे मैंने आज के डेट में 30% है। पहले डिडक्शन था, मैंने एकदम रोमन 1 2 एकदम 10 तक, ठीक है, अभी सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब क्या है, कोई भी कैलकुलेशन हो सकता है। नाउ यू कैन डू कैलकुलेशन, एनी क्वेश्चन। तो डायरेक्ट यू कम टू, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कैलकुलेट करो क्विकली। आंसर 1, मिस्टर एक्स। म्युनिसिपल वैल्यू ₹1000, 60, फेयर रेंट 65, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, इसमें सिर्फ वैकेंसी है, देखो इसमें कितना आएगा 65, फिर आ गया लेस वैकेंसी, हाउ मेनी मंथ्स, सो 72/12 into 1, 6, how much, GAV। इसी तरह से Y Z A। चलो आप आंसर बोलो, कितना आया Y का, 51.875, देन 42, देन आपका सेम। चलो समझ में आया केस। तो इंटरेस्टिंग क्या है, ये जो आप समझ गए ना और आंसर भी आ गया। बुक में इसको समझाने में 25 पेज लगा और उसके बाद भी कंफ्यूज, समझ गए। क्लियर। तो आपको एकदम इस कंसेप्ट पर आगे बढ़ना है। आप देखोगे अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बनने लगा। ठीक है, डरने का कुछ नहीं है, और कम से कम एग्जाम के पहले तो नहीं डरना। एग्जाम में थोड़ा बहुत डर लग गया अलग बात है, पहले किस लिए डरना है। नहीं आता है सीखेंगे। ठीक है, लिखिए आंसर 2, आंसर 2। इसमें हिंट क्या है, ऐसा हो सकता है पहला 12 महीना में पहला 6 महीना रेंट था 10,000, बाद में रेंट हो गया 15,000, पॉसिबल। ठीक है, अब क्या है कि बीच में वैकेंसी घुस गया। अब वैकेंसी 10,000 रुपया महीना है या 15,000 रुपया महीना है, प्रॉब्लम क्या करेंगे, एवरेज क्या करेंगे, हो गया आंसर रेडी। क्लियर। डू नंबर 2 कंप्लीट। चलिए एक्स, म्युनिसिपल वैल्यू 1,61,000,
फेयर रेंट 172, स्टैंडर्ड रेंट 1,60,000, एक्चुअल रेंट अप्रैल मई जून, so 15,000 into 3 plus 19,000 into 6 by 9 into 12. How much? ट्वेल्व मंथ का 2 लाख। तो इसके अंदर में तो हम लोग का 2,12,000 भी आ जाएगा। बोलो ना। एक्चुअल रेट में तो चलो 12 महीने का खाली अनरियलाइज रेंट माइनस होता है, वैकेंसी नहीं, वैकेंसी अलग से होगा। लेस वैकेंसी, हाउ मेनी मंथ्स? 3 months, so 2,12,000 by 12 into 3, how much? Meaning clear? So GAV, how much? ठीक है, चलो मिस्टर वाई, म्युनिसिपल वैल्यू 161, फेयर रेंट 172, स्टैंडर्ड रेंट 160 सेम है, एक्चुअल रेंट 12,000 into 3 plus 12,500 into 6 by 9 into 12. How much? 1 lakh. फाइनली ये कितना आएगा? 1 लाख। ध्यान से 1,60,000, गुड। लेस वैकेंसी GAV 3 months vacant, so 1,48,000 by 12 into 3, ठीक है, 30 कितना आ गया बैलेंस? 123। आई थिंक वेरी क्लियर, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्लास सम टास्क एंड विल डिस्कस सम टेक्निकलिटीज, ठीक है ना, और डिस्कस करेंगे हम लोग। और डाउट कंफ्यूजन जितना भी हो, नो नीड टू वरी, विल डिस्कस, क्लियर करेंगे, ठीक है ना। मीनिंगफुल, ठीक है। टास्क 3, 4, ठीक है। चलो 5 भी, 3, 4, 5। So next class will be more better than this one। समझ में आ रहा था सबको? ठीक है, क्लियर एकदम?